स्क्रीन शेयर होगी। हाँ हो गई। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसे बोलते हैं कि हम दो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं उनके आपस में जो कनेक्शन होता है आपका, जो वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, उस चीज़ को चेक करने में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली ये टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग के बाद आती है कि आपका हर मॉड्यूल एज अ यूनिट टेस्ट वो पास कर चुका है। अब जब हम दो मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें हम कनेक्शन क्या सही मतलब हो रहा है, जो डेटा पासिंग है, कम्युनिकेशन है मॉड्यूल्स के बीच, हमारा कोड सही काम कर रहा है, मतलब जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है बिटवीन द मॉड्यूल्स। तो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का फोकस जो होता है वो डेटा कम्युनिकेशन और मेनली इसी पे होता है। अच्छा, मतलब मैंने बताया ना कि अभी यूनिट टेस्ट तो आप कर लेते हो हर चीज़ को, लेकिन फिर उसमें फिर भी बहुत सारे डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब मॉड्यूल इंटीग्रेट होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। लाइक जो दो मॉड्यूल है वो डिफरेंट डेवलपर से लिखे होंगे, दोनों की दोनों का स्टाइल अलग होगा प्रोग्रामिंग, और दोनों के अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रामिंग लॉजिक अलग होगी, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं उनकी वजह, उस चीज़ की वजह से। और जो आपका मतलब डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान बहुत सारी चेंज रिक्वायरमेंट्स आती हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो उस वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इस वजह से मॉड्यूल के बीच में हम टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग तो चली रही होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कम्युनिकेशन के बीच के लिए कर रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए। ये बेसिकली मॉड्यूल्स के बीच में जो डीबी मतलब डीबी काम कर रहा होता है उसको भी ये टेस्ट कर सकता है। मतलब एक्सटर्नल हार्डवेयर के कुछ इंटरफेसेस होते हैं उनके लिए भी ये चेक हो सकता है कि आपका उनसे कम्युनिकेशन हमारा सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उसमें चेंज आ रही है तो हमारी कम्युनिकेशन जो इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस है वो फेल हो सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने सही नहीं की तो उसके इश्यूज आ सकते हैं दोनों में। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का मॉड्यूल वाइज डेटा अलग चल रहा है कि एक मॉड्यूल में एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग तरीके से हुई है, एक मॉड्यूल में अलग तरीके से हुई है, तो उस केसेस में भी इशू आ सकते हैं। अच्छा, ये कि यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग से पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ताकि हमें पता चलता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल, जो उसके फ्लोज हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिस्टम टेस्ट में जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट केस ले लेते हैं। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन पेज, मेल बॉक्स एंड डिलीट ईमेल्स, ये तीन डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब नॉर्मली हमने यूनिट टेस्ट इस पे चला लिया, हमने लॉगिन पेज पे देख लिया कि क्या क्या ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे करते हैं, सब टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब हम उसके मॉड्यूल के बीच में जो ताल्लुक है उसको चेक करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टेस्ट केस ये कि चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द लॉगिन एंड मेल बॉक्स मॉड्यूल। अब फर्स्ट क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे और हमारा जब लॉगिन हो जाए तो उसको मेल बॉक्स पे डायरेक्ट कर जाना चाहिए। अगर वो लॉगिन करके मेल बॉक्स पे नहीं कर रहा तो ये एक्सेप्शन आ जाएगी और ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। दूसरा ये कि चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द मेल बॉक्स एंड डिलीट मेल मॉड्यूल। मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन तो ये कि फ्रॉम मेल बॉक्स सेलेक्ट द ईमेल एंड क्लिक अ डिलीट बटन। तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये कि सेलेक्ट ईमेल आपने की, उसको डिलीट जैसे ही किया तो वो आपका इनबॉक्स से मूव होके डिलीट बॉक्स में आ जाना चाहिए, जो भी ट्रैश फोल्डर में आपके वहां शो होना चाहिए। तो ये आपका एक टेस्ट केसेस और पास हो जाएगा, वरना अगर नहीं आ रहा तो फिर कुछ इश्यू है। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कुछ अप्रोचेस यूज होती है, मेथोडोलॉजीज जो होती हैं उनमें दो हैं। एक बिग बैंग अप्रोच है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच फर्दर डिवाइडेड हो जाती है टॉप डाउन में भी, बॉटम अप और सैंडविच। इसको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे।
बिग बैंग टेस्टिंग में ये होता है कि हमने सारे मॉड्यूल एक साथ बना लिए, सारे मॉड्यूल्स को अब आप एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। मतलब सब मॉड्यूल यूनिट टेस्ट हो गए थे, लेकिन आपने उनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो आपने जब सारे मॉड्यूल रेडी हो गए और सारे टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्टिंग से पास हो गए, तो आपने फिर सबको एक साथ किया और सब पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग चला दी। सबके मतलब टेस्ट केसेस लिख के आपने उस पर एक साथ काम कर दिया। अब इसके एडवांटेज तो ये है कि ये छोटी एप्लीकेशंस के लिए, छोटे सिस्टम्स के लिए तो सही चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता, मतलब इजी टू यूज हो जाता है, एक ही वक्त में आपका सब हो जाता है। लेकिन जब बड़े सिस्टम आते हैं तो उसमें फिर आता है कि उनकी ना फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट को लोकलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं और इतने इंटरफेसेस एक साथ चेक भी नहीं हो सकते और कुछ मिस भी हो जाते हैं। और ये कि जब आप इन सबकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो टेस्ट, अगर आप मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो आपका बिल्कुल एंड में जाता है, और जो टेस्टर है उसको आप, टेस्टिंग टीम है उसकी, आप सही से आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, उस टाइम वो फ्री होते हैं। मतलब अगर साथ साथ ही एक साथ हो जाता तो, लेकिन ये बिग बैंग में हम सब एट द लास्ट जब सिस्टम पूरा रेडी हो जाता है तब हम उस पर काम करते हैं। तो जो जो, हाँ, इसमें ये भी होता है कि हम जो जो चीज़ें हाई रिस्क क्रिटिकल हैं वो भी हम आइसोलेट नहीं कर पाते, और हम उसको प्रायोरिटी भी डिवाइड करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी अप्रोच है कि हम उसमें इंक्रीमेंटल टेस्टिंग कर लेते हैं। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में ये होता है कि आपने कुछ मॉड्यूल बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन, करंट मॉड्यूल, करंट बैलेंस, डिपॉजिट, विथड्रॉ, ट्रांसफर। ठीक है, ये एक ट्री है। अब बेसिकली मुझे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में वेट करने की जरूरत नहीं है कि एक मॉड्यूल रेडी नहीं है तो मैं दूसरे में नहीं कर पाता। आप इसमें ये होता है कि आपने अगर लॉगिन पेज नहीं बना हुआ तो आप उसको ड्राइवर बनाएंगे लॉगिन पेज का। मतलब नॉर्मल सा कोई भी एक जो भी लॉगिन से आपके पास रिस्पॉन्स आने वाला है, आप रिस्पॉन्स का एक एग्जाम्पल बना लेंगे, रिस्पॉन्स की एक डेमो रिस्पॉन्स बना लेंगे और उसको पास करेंगे करंट बैलेंस में, और उसका रिजल्ट चेक कर लेंगे। मतलब इसमें दो अप्रोचेस होती हैं ये काम करने के लिए। क्या आप या तो टॉप डाउन चले जाएं या आप बॉटम अप चले जाएं। मतलब आपने पहले डिपॉजिट की टेस्टिंग कर लें, फिर करंट बैलेंस की कर लें, फिर लॉगिन की कर लें। जैसे जैसे डेवलप होते रहे मॉड्यूल, वैसे वैसे आप इसको टेस्टिंग, आप उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। और एक आती है इसमें सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच में ये होता है कि आप नॉर्मली आपको जहाँ, मतलब जो मॉड्यूल मिलता है ना, वो चाहे ऊपर से हो, चाहे नीचे से हो, चाहे मिडिल में आपको कोई मॉड्यूल मिल गया तो आप उसको हर जगह से करते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच का। तो टॉप डाउन अगर आप जा रहे हैं और जैसे डिपॉजिट बना हुआ है, करंट बैलेंस बना हुआ है लेकिन डिपॉजिट नहीं बना हुआ, तो आपको देखना है कि करंट बैलेंस से डिपॉजिट में डेटा सही में हमारा आएगा नहीं आएगा। तो आप इसको डिपॉजिट को स्टब बना लेंगे टॉप डाउन। बॉटम अप में आप करंट बैलेंस को स्टब बना लेंगे डिपॉजिट के लिए, आप डिपॉजिट को आप चेक कर लेंगे। इसके बाद स्टब बस इस ड्राइवर का मैं आपको बता दूं। Step are basically known as called programs and are used in top-down integration approach. मतलब ये होते हैं कि आप ये कॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनको आप कॉल कर रहे होते हैं। जैसे करंट बैलेंस लॉगिन को कॉल कर रहे हैं, तो ये आपके ड्राइवर्स हो गए, ड्राइवर स्टब्स हो जाएगा सर। नहीं मतलब सॉरी, यहाँ गलती हुई। स्टब्स ये होते हैं कि जो कॉल्ड हो रहे हो ना, तो आपका अगर आप लॉगिन चेक कर रहे हैं तो आपका जो करंट बैलेंस है वो स्टब होगा, और अगर आप करंट बैलेंस चेक कर रहे हैं और लॉगिन आपका ड्राइवर बना सकता है। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती कैसे है। पहले तो आपने इंटीग्रेशन प्लान बना लिया, टेस्ट प्लान बना लिया, फिर आपने डिजाइन द टेस्ट सिनेरियो, केसेस, एंड आपने स्क्रिप्ट बना लिया अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, और उस टेस्ट केसेस में आपने रिपोर्ट कर दिया अपने कुछ भी टूल पे कि ये टेस्ट केसेस के रिजल्ट थे। अब अगर कोई डिफेक्ट फाउंड हुए, कोई टेस्ट केसेस फेल हुए, तो आप उसको ट्रैकिंग करेंगे, और ट्रैकिंग करते ही जैसे अगर रिजॉल्व हो गए वो इश्यूज तो आप उसे रीटेस्ट करेंगे।
और स्टेप 3 एंड स्टेप 4 repeated until the completion of integration test is successful. मतलब जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते जब तक आप उसे टेस्ट करते रहें. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट? अवॉइड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब आपका जो टेस्ट केसेस आप लिख रहे हैं उसमें आप फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपलर कर दें. मतलब अगर कोई फंक्शन बहुत मुश्किल है टेस्ट करना तो आप उसे मल्टीपल टेस्ट केसेस में डिवाइड कर दें उस फंक्शन को, लाइक ताकि वो इजी हो जाए, इजी टू टेस्ट हो जाए, उसका टेस्ट केसेस लिखना मुश्किल ना हो. मतलब उसको अगर आप चेंज करने जाएंगे तो भी फिर बड़े इश्यूज आ जाते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप उसमें फंक्शनलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, पार्ट्स में उसको टेस्ट कर लें जो भी आपको टेस्टिंग करनी है. फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू अचीव. इसमें ये कि आपने फोकस करना है कि आपको अचीव क्या करना है. अब मैं इसकी एग्जांपल आपको आगे कोड में दूंगा कि मैंने कैसे, मतलब मुझे जो अचीव करना है कि यार इसका रिजल्ट सिर्फ आएगा तो इसमें ही मैं चेंज, मतलब वही चीज चेक करूंगा कि मुझे पता है मुझे मतलब क्या रिक्वेस्ट देनी है, क्या डेटा देना है, किस चीज पे मुझे क्या रिजल्ट मिलना है वो मुझे पता हो, और मुझे क्या टेस्ट करना है वो मुझे पता. ठीक. मेंटेन कोड ऑथोरिटी ये कि इंश्योर योर कोड हैज जस्ट इनफ मीट टू सेटिस्फाई योर टेस्ट केस. मतलब आपका जो कोड लिखा हुआ है वो टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करता हो. ये बेसिक है मतलब टेस्ट ड्रिवन अप्रोच का. टेस्ट रिपीटेडली, मतलब आप बार बार उसको टेस्ट करें. कोई भी अगर आगे मॉड्यूल्स में भी चेंजेस हुए हैं तो आप उसको बार बार टेस्ट केसेस को रन करें, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है कि कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है. तो किसी भी मॉड्यूल में चेंज आ रहा है तो आपको टेस्ट को दोबारा रन करना पड़ेगा पूरे सिस्टम के लिए जो इंटीग्रेशन टेस्ट है, ताकि किसी भी इम्पैक्ट आ रहा हो तो आपको फौरन आइडिया हो जाए. मेंटेन कोड सैनिटी. इसमें ये कि आपने कोड को वर्जन कंट्रोल के थ्रू रखना है कि आपका वर्जन कंट्रोल कोड हो रहा हो कि आपने क्या पहले टेस्ट केसेस लिखे थे, क्या लिखे थे, और चेक इन चेकआउट सही से हो रहा हो. एप्लीकेशन नॉलेज, ये सबसे मेन है कि आपके पास टेस्ट केसेस लिखने में आपके पास एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए. बगैर एप्लीकेशन नॉलेज के आप टेस्ट केसेस नहीं लिख सकते. और यही टेस्टर को सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि उसके पास नॉलेज हो. नॉलेज नहीं होगी तो वो टेस्ट केसेस फिर वो डिफरेंट ही कुछ होंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे. नो व्हेन टू यूज टेस्ट ड्रिवन अप्रोच. आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट ड्रिवन अप्रोच हमें यूज कहाँ करनी है. बेसिकली अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा जिसको हमें मैनुअल टेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग रहा है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं और मुश्किल हो रही है, अगर आप उस सिनेरियो में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में चले जाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी. मतलब वो टाइम दी जाएगी आपको और मतलब उसमें लगाना सही भी नहीं है वहाँ पर. मतलब ऐसे ही हो कि आप उसको कवर कर सकें नॉर्मली, और वो रिपीटेबल जो होते हैं क्या नाम है मैनुअल टेस्टिंग में वो बार बार चेक करने वाला. अगर ऐसा केस है जो इजी टू टेस्ट है, मतलब नॉर्मल है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उस केस में आप टेस्ट ड्रिवन अप्रोच कर सकते हैं. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? फिर हम टेस्ट उस कोडिंग पे मूव कर जाते हैं. ठीक है, आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो गई शेयर. हो गई शेयर. ठीक है. ये मैंने टेस्ट केसेस कुछ लिखे हुए हैं. अब टेस्ट केसेस में दो टर्म्स होती है, एक थ्योरी होती है और एक फैक्ट होती है. थ्योरी में बेसिकली आप आउटसाइड मतलब पैरामीटराइज होते हैं और आप आउटसाइड डेटा पास करवा सकते हैं इसमें डायरेक्टली. जैसे मेरा ये फंक्शन है तो मैंने ये इनलाइन डेटा सब डाला हुआ है, तो ये डायरेक्टली हर डेटा के अगेंस्ट खुद ही टेस्ट कर देगा जब भी मैं उसको रन करूँ.
और अगर कोई फेल हो रहा होगा तो वो मुझे डायरेक्टली बता देगा। फैक्ट में ये होता है कि फैक्ट में कोई पैरामीटराइज नहीं होता, वो बेसिकली उसके अंदर ही चीज़ें आपको करनी होती है, जो टेस्ट केसेस करना है आप उसी हिसाब से फिल करना है। अच्छा, इसमें हमने फर्स्ट हमने इसमें जो डेटाबेस बनाया है वो इन मेमोरी डेटाबेस बनाया है, क्योंकि जो लास्ट उसामा ने आपको बताया होगा यूनिट टेस्टिंग में, वो उन्होंने मॉक्स बनाए थे। तो मॉक में ये था कि आप हर क्लास का समझ लें, आप हर एक टेबल का अलग बना के उसको डेटा डालते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली हम मॉड्यूल्स को चेक, मतलब एक मॉड्यूल को चेक नहीं कर रहे थे, मॉड्यूल के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको चेक करना होता है। तो उसमें मॉक टेस्टिंग एफिशिएंट नहीं होती और नॉट रिकमेंडेड है फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसमें हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इन मेमोरी डेटाबेस। उसमें ये हो सकता है कि बेसिकली आप आपने डेटा क्रिएट मतलब डीबी बना दिया, और इन मेमोरी डीबी से आपने जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की वो सब डिलीट कर दी, क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड हम टेस्टिंग उस पर करते नहीं है। हमने यहाँ अपना ये किया कि हमने डेटा अपना ऐड करवा दिया जो इन मेमोरी डेटाबेस था, जनरल जो टेस्ट करने का था। और फिर हमने उसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस बना दिए जो मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल के कम्युनिकेशन को चेक करें डिफरेंट मॉड्यूल। अच्छा, इन मेमोरी में डेटाबेस को यूज करने का एक फायदा ये भी है कि आपका जो स्कीमा है और माइग्रेशन जो बनी हुई है बैकएंड पे, वो भी टेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन मेमोरी बना के और टेस्ट करते हो, उसमें ये चीज़ भी टेस्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें जो टेस्ट केसेस हैं वो मैं करवाता हूँ कि एक तो ये है कि एड पेशेंट है। अच्छा, ये है इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस हैं। इसमें ये कि हमने जो डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट ऐड करवाए, टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, पेशेंट टेस्ट है। अब ये एक मॉड्यूल है पेशेंट, पेशेंट मतलब ऐड पेशेंट और गेट पेशेंट वगैरह, इनका एक मॉड्यूल है। और टेस्ट है कि हॉस्पिटलाइज, बेसिकली ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एग्जांपल है। तो उसमें पेशेंट्स हैं और टेस्टिंग का एक मॉड्यूल है कि उसमें पेशेंट्स के टेस्ट परफॉर्म होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। एक मिनट। अच्छा, ये तो नॉर्मल पेशेंट हम ऐड करा रहे हैं। इसमें ये कि हमने पेशेंट में टेस्ट करवा रहे हैं पेशेंट के, जो हम चेक कर रहे हैं कि अब पेशेंट के हम यहाँ टेस्ट चेक कर रहे हैं। पेशेंट में हमने पहले तो इस स्कोप बना लिया, सर्विस को कॉल करवा लिया जो हम सर्विस कॉल करेंगे, और फिर हमने एक स्कोप बना के डीबी को इनिशियलाइज करवा लिया, और हमने एक पेशेंट भी ले लिया जो जो अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं कि हमें क्या डेटा करवाना है। हमने रिक्वेस्ट बना ली कि एपीआई पेशेंट हम कॉल करेंगे जो उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस पास कर दे, मतलब टेस्ट रजिस्टर करवा देगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसका, उसका हम फिर एक्ट करवा के असर्ट में उसका जो स्टेटस कोड है उसको मैच करवा लेंगे कि ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या नहीं है। तो जो हमने प्रेजेंटेशन में बात की थी कि हम फोकस करेंगे कि हमारा जो फोकस क्या होगा हमारा ना टेस्ट का, उसका फोकस ये था कि इस रिक्वेस्ट पे हमारा जो स्टेटस कोड आना चाहिए वो बैड रिक्वेस्ट का आना चाहिए। तो ये एक है। इसके बाद हमने एडमिट, जो पेशेंट और एडमिट का एक मॉड्यूल है, वो जो बेसिकली आप हॉस्पिटलाइजेशन जाते हैं तो उसमें एडमिट का प्रोसेस होता है पूरा, क्या एडमिट पेशेंट हो गया तो वो पूरा एक मॉड्यूल होता है। उसको हमने क्या है कि हमने एक पेशेंट बनाया है और उस पेशेंट को दो डिफरेंट रूम्स के अगेंस्ट एडमिट कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पहली की हम देखी जाए तो पहला एडमिट सही है, उसको हम मतलब चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि पहला तो सही चलना चाहिए, वो हमने यूनिट टेस्ट में चेक कर लिया होगा। जो रिक्वेस्ट वन है, अगर ये खाली, हमने क्या किया, हमने पहले रिक्वेस्ट वन की, मतलब एक पेशेंट को ऐड करवाया, एडमिट करवाया, फिर उसके बाद हमने फौरन दूसरे को करवा दिया। तो अब हमारा जो दूसरे को ना, उसका जो हमारा
आना चाहिए, वो आना चाहिए बेड रिक्वेस्ट, क्योंकि दो पेशेंट के आगे दो, मतलब एक पेशेंट के आगे दो रूम नहीं हो सकते, एक ही रूम होगा एडमिट कर सकता है। तो ये हमने जो दूसरे वाला रिस्पांस था उसका हमने असर्ट करवा लिया कि इसका स्टेटस कोड इक्वल है नहीं। फोकस है कि हमारा फोकस क्या है टेस्ट केस का, तो वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब जैसे पेशेंट है, चेकआउट, चेकआउट भी एक मॉड्यूल बना हुआ है पेशेंट के मतलब हॉस्पिटलाइजेशन में, क्या आपने सारे बिल्स पे किए और आप चेकआउट कर जाते हैं, चेकआउट करते हुए आपकी सारी बिल रसीद पेमेंट्स वगैरह होती है। तो इसमें ये क्या कि हमने एक पेशेंट किया, उसको पहले एडमिट किया, उसके बाद हमने उसको चेकआउट किया। फर्स्ट टाइम चेकआउट की हम रिक्वेस्ट इसलिए नहीं चेक कर रहे कि हमें जरूरत ही नहीं है उसको चेक करने की, और वो यूनिट टेस्ट में हो चुकी होगी इस मॉड्यूल। हम सपोज करें क्योंकि ये यूनिट टेस्ट के बाद दूसरा स्टेप है। अच्छा, इसमें फिर हम वापस से चेकआउट करते हैं उसी पेशेंट के अगेंस्ट, तो हम एक्ट करके सारी तीनों प्रोसेसेस चल जाते हैं, एक्ट हो जाते हैं, फिर हम असर्ट करते हैं जो हमारा फोकस है कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो वो हम देखेंगे आखिरी हमारे टेस्ट केसेस में कि वो दूसरे चेकआउट में उसका क्या प्रोसेस क्या रिजल्ट आया। ये एक और है कि डिफरेंट पेशेंट एडमिट डिफरेंट रूम्स टेस्ट। अब इसमें ये कि हमने जो ये भी यही है कि एडमिट आपने करवा दिया उसको, और डिफरेंट रूम से ये आपको एडमिट करवा रहा है, ठीक है। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है कि हम पेशेंट के टेस्ट, जो टेस्ट मॉड्यूल है और पेशेंट मॉड्यूल है, उसमें हम पेशेंट ऐड करके उसके जो टेस्ट हमने ऐड किए हैं उस टेस्ट को हम फाइंड करवा रहे हैं कि अगर ये हमें मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। अच्छा, दैट्स इट। इसके बाद कोई क्वेश्चन? यार तुम ये बोल रहे हो ना कि डेटाबेस जो है वो तुम्हारा इन मेमोरी है, तो उसका जरा इनिशिएट वाले मेथड दिखाओ कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है। ये वाला इनिशियल? हाँ, जैसे वो था ना कि अंडरस्कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट कैसे तुमने इनिशिएट किया और उसमें वो सब चीज़ें कैसे आएंगी। अच्छा, डीबी रिलीज की बात कर रहा हूँ। डीबी कॉन्टेक्ट मैंने पास करवाया सही है। इनिशियलाइज उसमें, और फिर डीबी कॉन्टेक्ट से मैंने कॉन्टेक्ट में जो जो रूम्स थे ना वो सब रिमूव रेंज कर दिया, मतलब सब डेटा डिलीट कर दिया उनमें से पहले मैंने। सही है, ठीक है, अच्छा फिर फिर उसके एक एक करके हाथ बाद से डाला है। हाँ एक एक करके मैंने हाथ से डाला हुआ, क्योंकि मुझे रियल डेटा पे तो काम नहीं करना ना, रियल डेटा पे हम वैसे भी नहीं करते, कस्टमर डेटा पे। तो हमने अपना पहले टेस्ट जो बना लिया, टेस्ट डेटा बना लिया एक एक करके। फिर उसके बाद हमने उस टेस्ट डेटा पे जो भी हमारे टेस्ट केसेस थे वो पास किए तो पेशेंट। मॉक मॉक में भी तो यूं ही करते हैं नहीं? मॉक में एक एक क्लास का करते हैं, मतलब आपने उसमें तमाम क्लासों एक का करना टेबल पड़ता कर है, हाँ दिया। सही है। हाँ हाँ, वो सही तमाम सही सही। क्लासेस का आप एक एक करके करेंगे तो कनेक्शन कहाँ टूट रहे हैं फिर आपको पता नहीं चल पाएगा ना। सही है। आप फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन की का ही ले लें तो फॉरेन की का भी इश्यूज थोड़े आ जाएंगे उसमें। और मतलब रिकमेंड नहीं है, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हार्ड हो जाता है और मुश्किल थोड़ा हो जाता है। इन मेमोरी में आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इजी हो जाती है, और ये रिकमेंड भी यही है। सही है, इसमें सीन ये होता है कि जैसे कॉन्टेक्ट है और जो है ना फर्स्ट हम्म, और डिफॉल्ट है, ये सब चीज़ें जो है ना बनी बनाई यूज हो गई हैं। लेकिन हम्म, यूनिट टेस्टिंग में ये सब भी खुद से लिखनी पड़ती है कि भाई फर्स्ट और डिफॉल्ट होगा तो क्या रिटर्न होगा, और वेयर में होगा तो क्या रिटर्न होगा, इस तरह। ऐसे ही। सही। और इन चीज़ों का मतलब बताओ कि ये जो फैक्ट है और नीचे आओ हाँ, जरा, ये एट्रीब्यूट फैक्ट जो और तुमने वो यूज़ ना, किए हुए हैं, हाँ ये सब। फैक्ट और थ्योरी। थ्योरी में बेसिकली मैंने बताया ना कि हम ये जो हम पैरामीटराइज पास कर रहे हैं वो तो थ्योरी बनाया हुआ है, तो हम थ्योरी में जो आउटसाइड डेटा है, ये जो हम इनलाइन डेटा पास करवा रहे हैं कि हर डेटा के अगेंस्ट ये टेस्ट केस कॉल होगा, ये क्लास मतलब टेस्ट टास्क कॉल होगा। तो ये थ्योरी में इस तरह होता है कि आप डेटा पास करवा, मतलब आप अपने जो एट्रीब्यूट्स है वो पास करवा सकते हैं, और फैक्ट में हम नहीं करवा सकते, फैक्ट में आउटसाइड डेटा कुछ भी नहीं ला सकते, फिर हमें सब कुछ ना इनसाइड करना पड़ता है। जैसे हमने एक पेशेंट ऐड किया और सब इनसाइड ही करना होता है।
और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा इसमें अभी ये बताओ, अच्छा पूछा, कौन पूछ रहा है? जी, अभी आपने जो एग्जांपल दी थ्योरी की, उसमें क्या ये कर सकते हैं कि कोई सेपरेट जेसन फाइल से हम डाटा रीड करें? आवाज नहीं आ रही है। जो आपने डाटा भी थ्योरी में ऊपर बताया था, उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि हम सेपरेट जेसन फाइल से डाटा उठा रहे हो? इसमें इनिशियलाइज, अच्छा थ्योरी की बात कर रहे हैं आप? थ्योरी में आउटसाइड डेटा आप ला सकते हैं, तो आई थिंक कोई मेथड हो, बट मैंने इसको अभी तक मतलब किया नहीं है कि जेसन से डेटा है, पर एज अ कॉन्सेप्ट कह रहे हैं तो शायद ला सकता हूँ, बट आई हैव टू सर्च फॉर दैट। ठीक, थैंक यू। इस बात पे और ठीक है। नहीं, मैं भी यही पूछने वाला था कि डेटा तो जैसे अभी हाथ से बना रहे हैं, तो मतलब जैसे हाँ, जैसे इनलाइन एप्लीकेशन बड़ी डेटा। होती जाएगी, तो जो है ना वो वाली एफर्ट भी काइंड ऑफ ऐड होती जाएगी उसके अंदर। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अ, एक चीज और थी, ये इसके लिए कोई न्यूगेट पैकेट यूज किया थ्योरी और फैक्ट के लिए? अ, इसके लिए एक्स यूनिटी यूज किया है, जो हमने यूनिट टेस्ट के लिए करते हैं, वही मैथ वही यूज किया हुआ है। ओके। कोई अलग से इंटीग्रेशन का नहीं आता, बेसिकली हम यूनिट जो कोडिंग वाइज है वो तो आप यूनिट की करते हैं, लेकिन जो टेस्ट केसेस होते हैं वो बस डिफरेंट होते हैं इंटीग्रेशन में, उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है। थैंक अच्छा यू। यहाँ पे शरिया ये बता सकते हो कि ना यहाँ पे स्टब क्या चीज़ है और यहाँ पे ड्राइवर क्या चीज़ है? स्टेप बेसिकली अगर बना हुआ नहीं है ना, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो, हाँ ये जैसे है ना, ये वाला डेटा है, ये अगर मैं पास करवा रहा हूँ, मतलब मैंने कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ उससे, पुराने मॉड्यूल से, जैसे डेटा ऐड के मॉड्यूल से ना, तो ये मैं बेसिकली ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे से डेटा डाल रहा हूँ अपना, ये चीज डाल के मैं उससे डेटा निकाल रहा हूँ, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब स्टब में ये स्टब की एग्जांपल, यहाँ कोई स्टब की अभी यहाँ पे एग्जांपल तुमने कौन बेसिकली सी वो आप ये बनाई देख हुई है? लें, स्टब की ये देख लें कि आप एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ मैं एक और है ना एडमिट का, आपने एडमिट कर दिया, ठीक है, अब मैं बेसिकली समझ लें एडमिट का अभी कोई एपीआई नहीं मौजूद ना मेरे पास, एडमिट बना हुआ नहीं है ना, हम स्टब और ड्राइवर जब भी बनाते हैं जब हमारे पास कुछ पूरा पीछे मॉड्यूल बना हुआ नहीं हो, क्योंकि हम उस पर टेस्टिंग होते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने इसको बनाया हुआ है, ऐसा हमें ये चेक करना है, ड्राइवर फिर ये होगा चेकआउट, एडमिट करके फिर हम उसे चेकआउट में स्टब बना रहे होंगे। यहाँ पे अप्रोच कौन सी यूज़ की हुई है तुमने, बॉटम अप या दूसरी वाली जो बोले थे, टॉप डाउन? इस इस पे मैंने की हुई है सैंडविच अप्रोच, मतलब मैं नॉर्मली हर तरह से चेक कर रहा हूँ, चेकआउट भी चेक कर रहा हूँ, और ऊपर मतलब अ, देखा जाए तो एक जगह मैंने बॉटम अप की हुई है, बाकी सब जगह टॉप डाउन ही की हुई है, तो नॉर्मली आप ये कर सकते हैं कि सैंडविच ही अप्रोच करेंगे। सही है। अच्छा अपना सोल्यूशन दिखाओ जरा साइड से। साइड से solution। अगर जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही सर्विस, एक ही वो बना हुआ है ना, अगर यहाँ पे जैसे ना मल्टीपल होंगे कि ना, डेल होगा, बेल होगा और कॉमन की सर्विस होगी कोई, जैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो उन हम्म, सबको तुम इसमें टेस्ट वाले में डालोगे अपने, और फिर सबको यहाँ हाँ पे इस तरह यूज करोगे कि एक के बाद ये कॉल होगा फिर ये कॉल होगा इस तरह? जी जी, ऐसा ही है। सही है। किसी के कुछ और सवाल? बेसिकली पूरे मॉड्यूल है अब, जिसमें डिफरेंट पेशेंट कंट्रोलर भी होंगे, पेशेंट कंट्रोलर में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट का एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब मल्टीपल भी बना सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग का तो पर्पस ही आपको मॉड्यूल चेक करना है,
तो उसमें आप एक टेस्ट केसेस ही बना के उनको फिर डिफरेंट को मॉड्यूल्स को आपस में चेक करें। अच्छा ये बताओ कि अगर जैसे अभी तो तुम्हारे पास ना अपना है ये प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत ऐसा होता है ना कि जैसे कोई और से इंटीग्रेशन होती है किसी थर्ड पार्टी पे से, तो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं बीच में, जैसे हाँ हाँ उससे कोई डेटा लेके किसी अपने टेबल में डालना है या अपना टेबल से उठा के उसको में डंप करना है। हाँ, तो बेसिकली उस सर्विस को हम इंजेक्ट करवा लेंगे, और उस सर्विस को जैसे हम एपीआई को यूज कर रहे हैं यहाँ बनी हुई हमारी कंट्रोलर की, उसी तरह हम उसका जो फैक्ट्री से कॉल करके या किसी भी तरह उसको कॉल करके यहाँ पर स्कोप बना के उसको भी यूज कर सकते हैं। सही। ठीक है, किसी और के कुछ सवाल? मेरे ख्याल में रमजान की वजह से सब जो है ना थोड़े कमजोर कमजोर चल रहे हैं। ठीक है श्रेया, अच्छा सेशन था, और कोड वोड जो है ना तुमने काफी अच्छा लिखा हुआ था इसमें। तो ठीक है, इसको खत्म करते हैं, और जो है ना ये कोड भी ना मुझे शेयर कर देना ताकि मैं आगे शेयर कर सकूँ। ठीक है। चलो ठीक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।